कैसे बनाते हैं कि ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक स्टूडेंट को एंगेज रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। आपका जो फर्स्ट सीवी बनेगा, सबका 10th का रिजल्ट उसमें जाने वाला नहीं होता। किसी बच्चे से साइंस नहीं होती, किसी से मैथ्स नहीं होती, बट दे डोंट हैव ऑप्शन। ये नहीं किया तो पक्का फेल हो जाओगे, वो क्या चीज़ है? किसी भी स्किल को आप सीख रहे हो, पहले आपको उसको तोड़ना है यार, इसके पार्ट्स कितने। जितना ज़्यादा आप स्टोरी फॉर्मेट्स यूज़ करते हो ना लर्निंग के टाइम पे, उतना आप रिटेन कर पाते हो। हाउ टू एक्चुअली प्रेजेंट द डायग्राम, हाँ, है ना? तो absolutely. वो क्या है? वो डिज़ाइन ऑफ द पेपर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर हमारी राइटिंग गंदी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैड इन अ माइंड कि हाँ आपको जो बात करनी थी उनसे it is organized. All right, hi everyone. Welcome back to Skillset School. As I always say, this is that one school that you never knew you needed. Today I have a guest who can actually tell you something जो शायद हमें ना या हमने कभी realize नहीं किया या हमें कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. So first of all, I have Samaksh Rawal with me. I Hi. welcome you, Samaksh. And talking about him would be, he has been in the industry of teaching since last 10 years, and specifically if I talk about teaching science, he will make you fall in love with science. And वैसे तो this podcast is specifically for students, but then if I talk about other people around my channel, you genuinely should give it a watch at least once, because you know हम लोगों के बहुत सारे नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स हैं 10th और 12th के, यू नो, एग्जामिनेशंस को लेके, बोर्ड्स को लेके, एंड यू नीड टू ऑल्सो नो कि अब क्या टर्न आ चुका है बोर्ड्स में, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड इट. So I'll not, explain the whole podcast over here in this particular segment. But what I just want to tell you about Samaksh is, I already said that he's in the industry for like 10 years, and you know he's built something very strong, very solid, that will actually make you fall in love with science. You know, he has a specific methodology, specific mindset games, specific things that, you know, when you listen to all of this, I am sure you're going to crack something that you didn't even thought of. So he's the founder of We Make Science. We'll also understand what exactly this new venture is, what is he exactly doing in the industry, but it's something very powerful. So I'll not again say more. I'll give the mic to Samaksh first, and I would like you to introduce yourself to the audience, because you know the actual journey of yours and who are you actually. Yeah, sure. Thank you so much. So basically, I'm teaching science for last 10 years. और जो मेरा मेन फोकस एरिया रहा है हमेशा कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स को ना दैट इज़ 95+ स्कोर करवाना है. ये मैं पिछले मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से मेरे माइंड में यही थॉट था कि यार मैं इनको ना बेस्ट से बेस्ट कैसे स्कोर करवाऊँ. तो मैं इसमें ही पूरा टाइम मेरा इसी में जाता था कि यार मैं क्या मेथडोलॉजी चेंजेस करूँ, कि कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक डाउन करूँ सो दैट कि वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रख सकें. फिर उसके बाद पेपर की कैसे तैयारी करवाऊँ कि भाई ये जब जाएँ तो इनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए. तो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए. तो वो सारा का सारा बच्चों के साथ मिलकर, मतलब उनके साथ काम करके, और मतलब ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो मेरे बैचेस होते हैं, 40+ स्टूडेंट्स चले जाते हैं. तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा पैक्ड हाउसेज होते हैं. तो फिर उनमें क्या होता है कि अब हमारे को, और मेरा मेन ये रहता है कि मेरे को ना बचपन से यही रहा है कि मेरे को ना पसंद था कि मुझे इंडिविजुअल अटेंशन मिले, कि मेरा टीचर मुझे ना देखे, मेरे बारे में बात करे. तो मेरा ना हमेशा यही रहता है कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो है ना, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. इट्स मी ओनली. बट थोड़े सालों पहले जब मैं था, तो मेरा उनके साथ ना एक बहुत फ्रेंडली सा बिहेवियर रहता है कि यार मेरे को ना इनके साथ पहले ना फ्रेंडशिप करनी है. जब तक आप बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करोगे ना, उसको समझोगे नहीं वो क्या है, उसके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, वो क्या सोच रहा है, तब तक आप उसको टारगेट नहीं दे सकते कि तेरे को ये अचीव करना है. क्योंकि बहुत जो अगर हम बात करें स्कोर्स अचीव करना, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इतना ईजी नहीं होता कि भाई आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक साल के अंदर और आपने सब में परफेक्शन लेकर आनी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि भाई वो कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उस बच्चे का, उस बच्ची का, वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या थिंकिंग है, उनके गोल्स क्या हैं आगे के. तो फिर आपको उसके हिसाब से ना टेलर अराउंड करना पड़ता है अपनी सब चीज़ों को. और उनके लिए पर्सनलाइजेशंस लेकर आनी होती है हर एक चीज़ में, कि बच्चे को मैं कैसे पर्सनलाइज करूँ इसके लिए, इस सब्जेक्ट को. तो इट्स अ वेरी बिग टास्क कि आप एक एक बच्चे को जान रहे हो, उसके बारे में, उससे पूरी तरह से आपका पूरा टाइम इंटरेक्शन है,
उनकी और भी चीज़ें भी जान रहे हो कि यार आपके फ्रेंड्स क्या हैं तो क्लास में, सो दैट कि वो बच्चा ना आपके साथ पूरा एंगेज्ड रहे, क्योंकि भी उसको काम करवाना है आपने, सबसे ज़रूरी है। और आज के बच्चे वो वाले नहीं रह गए कि आप डांट दो कि वो मान जाएंगे, वो वाला सिस्टम जा चुका है। अब आपको बच्चे के साथ लगना पड़ेगा, उसके साथ पहले बैठना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अच्छा उसका थॉट प्रोसेस क्या है, फिर उसको बताना पड़ेगा देखो ये वाला चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो ऐसे नहीं है, मतलब बच्चे वो वाले नहीं है आजकल के, पहले जैसे होता था कि मम्मी ने बोल दिया वाले ट्यूशन जाना है तो चले गए, नहीं। दे आर कि भाई मैं अगर ट्यूशन जा रहा हूँ तो पहले वो टीचर को 100 बार परखेंगे कि भाई बंदा सही है कि नहीं है। पहले वो उसका टीचर का टेस्ट लेते हैं पूरा का पूरा कि भाई ये टीचर काम का भी है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। और बहुत मतलब एक स्टूडेंट को एंगेज रखना बहुत बड़ा टास्क होता है, और पूरे साल तक एंगेज रखना, तो उसके साथ लगे रहना पड़ता है, उसको नई नई चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक फेवरेट है कि मैं चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छी तरह बनाता हूँ। तो फिर उसमें क्या होता है कि मैं पूरा साल का जो मेरे साथ गलत करते हैं मैं चिल्ड्रंस डे पे उनके साथ कर देता हूँ। तो मतलब उनको ऐसे गिफ्ट्स दूंगा मैं कि भाई वो ऐसे हो जाएं कि ओह सर ये आज आपने क्या कर दिया हमारे साथ। तो ऐसे बड़े सारे हमने ना मतलब बहुत बार चिल्ड्रंस डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो फिर मैं उनको पूरा रोस्ट करता हूँ कि जो मेरे को उन्होंने पूरा साल परेशान करा है। तो इट्स लाइक कि भाई आप इट इज़ टू गिव बैक टाइम होता है कि भाई चलो आप सीधे अब तुमने जो पूरा साल परेशान करा है। लेकिन वही है कि आपको ना हमेशा स्टूडेंट के साथ ना लगे रहना पड़ता है। हमारा काम होता है कि उसको ना इंगेज्ड कैसे रखना है, क्योंकि उनको पूरा बताना कि कैसे चलना है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार वो बहुत जल्दी ना क्या होता है जैसे चल रहे हैं ना मोटिवेशन बहुत लूज कर लेते हैं। तो ऑप्शंस भी तो इतने हैं ना समक्ष। हाँ ऑप्शंस है, बट फॉर एग्जांपल अभी जब आप 10th क्लास में हो, ठीक है, तो जब आप देखो या तो आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में हो, फिर तो वैसे भी आपको पता ही है और कि मुझे उसमें जाना है। बट फिर भी जो 10th क्लास होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आप देखो ना आपका जो फर्स्ट सीवी बनेगा सबका 10th का रिजल्ट उसमें जाने वाला है। और आपको पता है आप कॉर्पोरेट से हो तो यू नो कि सीवी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और जैसे ही हम इंटरव्यू में जाते हैं सबसे पहले वो यही बोलते हैं 10th में नंबर कितने थे। एक्चुअली सब पूछते हैं, ये आपने देखा होगा। हाँ। तो ये रियल लाइफ है ना? मतलब सीवी में है ही नहीं ना कुछ समझ, तो हम 10वीं और 12वीं पे बात करेंगे। 12वीं बात करोगे। अब आप ये देखो ना कि वो 10th का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना पूरी लाइफ की, कि भाई अच्छा ये इसका स्टेपिंग स्टोन है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एनी थिंग में। सबसे पहले आप कहीं पे भी जाओगे सबसे पहले वो 10th का स्कोर देखेगा, पूछते ही वो ये 10th का बताओ 12th का बताओ। तो अब आप ये बताओ कि जब मेरे को इतना इम्पोर्टेंट वो है तो मेरे को ऑब्वियसली मेथोडोलॉजीज हर चीज बच्चे का भी काम है कि भाई मैं सीखूं, क्योंकि ये मेरी सीवी में उसको नहीं पता है बातें, हमें पता है क्योंकि हम वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख कर आए हैं, हम दुनिया देख कर आए हैं कि भाई बाहर हो क्या रहा है, कैसे वो ग्रिल कर देते हैं इंटरव्यूअर्स अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते। आई होप आपसे भी मेरे से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि 10th में इतने 12th में ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा होता है ना, वो छोटे बच्चों को तो नहीं पता, वो बेचारे तो दुनिया से भी अभी तो स्कूल में है, वो बाहर नहीं गए। अब हमें उन्हें बताना होता है बेटा 10th के मार्क्स जाने वाले हैं, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ चिपके जाएंगे, अब तुमने काम नहीं करा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। तो हमारा काम है कि उनको गाइड जरूर करना कि देखो ये रिजल्ट तुम्हारी लाइफ टाइम में चिपका रहेगा, तुम कुछ कर लो। ठीक है, कहीं जाओगे वो ठीक है, आपकी बात भी सही है कि आज ऑप्शंस हैं, बट स्टिल यू नो द रियलिटी ऑफ इंडिया। मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं, देखो मैं ऐसे बोल दूं कि बहुत कुछ है, दुनिया बदल चुकी है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। नहीं, आई विल टेल यू दिस, इन फैक्ट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड सो मच कि डिग्रीज से ज्यादा वी हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग स्किल्स, बट 10th एंड 12th इज नॉट रिप्लेस्ड। नहीं रिप्लेस, वो अभी भी वही है। स्किल्स में भी आप जाओगे ना वो, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, आप किसी जॉब में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्लेटफॉर्म है जैसे वीमेक, इफ आई एम गोइंग टू हायर समवन, तो मैं उसको कैसे उसके इंटेलिजेंस को टेस्ट करूंगा, मैं कैसे उसको पता करूं कि इंटेलिजेंट बंदा है कि नहीं है। तो पहला तो मैं उसका स्कोर्स देखूंगा ना कि भाई, और मैंने ये बात सुनी थी, मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने ये बात सुनी थी अमेज़न की, मैं फाउंडर की बुक पढ़ रहा था जेफ बेज़ोस की। तो उन्होंने जब अपनी कंपनी जब स्टार्ट करी तो वो सबसे पहले जाके पता क्या बोलते थे, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं 12th में, क्योंकि वो ऑब्वियसली ना वो हाई इंटेलिजेंस लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं सबसे पहले वो हाई इंटेलिजेंस लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप काम कराओगे तो जो बच्चे एक्चुअली में 95 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं, यहाँ डिफरेंस है उनमें, वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, मतलब उनके काम करने का तरीका, उनके स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एवरीथिंग। मतलब आप
कोई भी हायर करना चाहता है ना, कोई भी अपनी कंपनी में, वो स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट को लेना चाहता है, सो दैट क्योंकि वो इंटेलिजेंट बंदा आएगा उसकी कंपनी में, तो वो उसको फिर उसको समझाना नहीं पड़ेगा, उसको बस काम देना, वो कर लेगा. बट आई हैव अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ओवर हियर. श्योर. मैंने ना खुद के अपने, मतलब मैं किसी और की भी तो क्या बात करूं, लाइक द पीपल दोज हु वर एक्चुअली इन माय स्कूल टाइम, जिन्होंने एक्चुअली 90-95 के आसपास स्कोर किया है, इफ़ यू सी वो बाहर के एनवायरनमेंट से ना बिल्कुल, सी नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर मेथड्स एंड एवरीथिंग, वो एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी है, आई विल कम टू दैट. बट जो मैंने अभी तक देखा है, जो बच्चा पढ़ाई में था ना, वो सिर्फ पढ़ाई में रह गया. मतलब आपको नहीं लगता कि थ्योरी उसने पढ़ पढ़ के क्रैम करके उसने रट के नंबर तो ला दिए, बट देन व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ वो शायद मैच नहीं हो रहा है, मतलब कहीं तो आई फील लाइक देयर इज अ गैप. ओके, देखो इसमें ना ये पूरा ना जो मैंने जो समझा है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, ये ना पूरा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है इनका, कि 10th करी आपने, क्योंकि ये एकेडमिक्स में लेकर जाना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं. 10th करी आपने, 12th करी, ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज गए, फिर उसके बाद आप जो है दैट इज योर इंजीनियरिंग में चले गए, इधर चले गए. इसके अलावा अगर आप कहीं और जा रहे हो तो स्कूलिंग सिस्टम उसके लिए है ही नहीं. अगर आप सोच रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हो, तो स्कूलिंग सिस्टम उसके लिए बिल्ड ही नहीं हुआ वो बनाया ही नहीं गया वैसा का वैसा. वो उसको पता ही नहीं था कि ये वाले स्किल्स भी आने वाले हैं, तो उन्होंने ना इवॉल्व ही नहीं करा. तो उन्होंने सिंपल उनका ये है कि 10th होती है, 12th होती है, उसके बाद कॉलेज होता है, और कॉलेज में ये वाले सब्जेक्ट पूछे जाएंगे. तुम क्योंकि अब देखो हमने तो करा है, पूरा कॉलेज भी करके आए, अब वो कनेक्ट पता चलता है कि यार अच्छा कॉलेज जो था वो 10th 12th से कैसे कनेक्टेड था, क्योंकि पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी चल रही होती है. 9 से शुरू होती है जो हमारा बेसिक्स है. 9 से आप साइंस में, जैसे मैं साइंस का बता रहा हूँ, 9 से आप साइंस शुरू करो, 10th में कॉन्टिन्यूशन में है, 11th में फिर और फर्दर कॉन्टिन्यूशन में, 12th में भी कॉन्टिन्यूशन में. तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे बेंजीन है, तो दे विल इंट्रोड्यूस द बेंजीन इन क्लास 10th. फिर वो 11th में केमिस्ट्री में कॉन्टिन्यूशन में है, फिर 12th में उसका फर्दर कॉन्टिन्यूशन है. फिर आप जब केमिस्ट्री ऑनर्स में जाओगे, फर्दर उसको और ज़्यादा आपने क्या करना है, ज़्यादा उसमें डेल्व इन करना. तो अगर आप देखोगे ना, जो स्ट्रक्चर मुझे दिखा है, जो समझ आया है, वो यही है कि ये ना सारा एकेडमिक्स के लिए है, सारा का सारा. 10th 12th कॉलेज, इनका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है. इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये वाले स्किल्स भी बच्चे सोचने होंगे. और आप हैरान रह जाओगे, 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्कूल्स ने क्या करा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट्स गिने चुने उन्होंने रख लिए. इकोनॉमिक्स की वजह से, कि मतलब इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगी ना. अगर मान लो आप आओ, आपने कहा मुझे फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है, अब स्कूल में आप गए, अब स्कूल वाले को तो टीचर रखना पड़ेगा फैशन डिजाइनिंग का, बच्चा है नहीं उतना, उसका तो लॉस चला गया. तो स्कूल्स वालों ने पुश करना शुरू कर दिया कि 5 ही सब्जेक्ट हैं, यही पढ़ो सारे के सारे. तो उनको पैसा कमाना भी था ना. तो ये सारा गेम उसी का है. अगर आप देखोगे हमारे को क्यों बोला जा रहा है कि साइंस पढ़ो या मैथ्स पढ़ो या क्या और सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स है ना हमारे पास. नहीं, सीबीएसई में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. आपका स्कूल आपको नहीं दे रहा, आप डिमांड भी नहीं कर रहे ना उनसे जाकर. मतलब सीबीएसई में देखो, जैसे सीबीएसई में म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है. आप ले सकते हो 10th में, लेकिन आप अपने स्कूल में आपके नहीं करवा रहे ना 10th तक म्यूजिक. वो आपको 10th में 5 ही सब्जेक्ट मेजर पुश कर रहे हैं कि ये 5 सब्जेक्ट पढ़ो. वो म्यूजिक क्यों नहीं करवा रहे, आपको ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे कि बेटा नहीं, अगर हो रही साइंस मैथ्स तो तू म्यूजिक पढ़ ले. तो रीज़न है इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रही ना, क्योंकि उसको नया टीचर रख कर देना पड़ेगा, आपको पूरी पढ़ाई करवानी पड़ेगी. फीस आप उतनी दोगे जितनी वो टीचर की सैलरी भी नहीं निकाल पाएगा. उसको अपना प्रॉफिट भी तो निकालना है, टीचर की सैलरी निकालनी है. फिर टीचर की सैलरी निकलेगी, उसके बाद वो 5 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टैलेंट भी मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा. आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगोगे तो महंगा होगा, उसका टीचर महंगा आएगा, कहाँ से वो अरेंज करेगा इन सब चीज़ों को. तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया है कि ये 5 सब्जेक्ट वो कर दो. और देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, कुछ बच्चे नहीं कर पाते साइंस, उनसे नहीं होती मैथ्स, स्टिल दे हैव टू गो थ्रू दिस. वो कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है कि भाई आपने जो चॉइसेस बच्चों को स्कूल दे रहा है वो कम दे रहा है. बोर्ड नहीं ऐसा कर रहा, बोर्ड ने तो बहुत सारी चॉइसेस दी है, लेकिन वो स्कूल सिस्टम में उसको दे ही नहीं रहे चॉइसेस, क्योंकि उनको पता है हमारे लॉस हो जाएगा. So there's a gap basically in the board and the school system. Yes. वो है वो. और बच्चे बड़े सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे नहीं हो रहा होता. बट मैं तो इसी लाइन से हूँ, पूरा टाइम इन बच्चों के साथ ही. तो मैं देखता हूँ यार नहीं हो रहा उन बेचारों से. नहीं होता किसी के बच्चे से साइंस नहीं होती, किसी से मैथ्स नहीं होती, बट दे डोंट हैव ऑप्शन. उनको ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा. ऑल्सो नाउ बिकॉज यू हैव टोल्ड मी कि नहीं होता ना, आपने स्टार्ट किया था कि आपका मिशन यही है कि आपको बच्चों को 95 अबव स्कोर कराना है. बिल्कुल.
बट आई टेल यू दिस, हर बंदा ना वहां तक सोच ही नहीं पा रहा. वी आर हाँ नॉट एबल टू थिंक कि यार हम इतना स्कोर कर भी कर भी सकते हैं. सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना देखो है? बेसिकली क्या है कि अब वही बात है कि अब बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है. हाँ अब आपके पास यही मैंने बताया ना, वो सिस्टम में वही, हाँ, गैप की मैथ वजह से साइंस, आपके हाँ पास ऑप्शन है नहीं, हाँ. आपके पास यही ऑप्शन है. ठीक है. अब आपको अपने स्किल को, ये भी स्किल्स ही हैं. अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स इज जस्ट अ स्किल, साइंस इज आल्सो अ स्किल. स्किल, हाँ. ये स्किल्स ही हैं, क्योंकि हम भी एज अ टीचर स्किल ही तो सीख रहे हैं. आप मेरे से मैथ्स का क्वेश्चन दो, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं होगा. क्योंकि मेरे को वो नहीं, मैंने वो स्किल डेवलप ही नहीं करा अपनी लाइफ में. मैंने साइंस का स्किल डेवलप करा. आप कोई क्वेश्चन उठा कर दे दो, मैं कर दूंगा उसी टाइम, क्योंकि मैंने स्किल डेवलप करा है. आज भी मैं मैथ्स का पेपर देखता हूँ, मेरी हालत बुरी हो जाती है, भाई मैं कहाँ से करूँ, मैंने करा ही नहीं उस पर डेवलप. तो दीज आर स्किल्स ओनली एट द एंड ऑफ द डे. आप स्किल्स में अच्छा कैसे होगे? सिंपल तरीका है रेपिटेशन, कि आप कोई भी स्किल को बहुत बार करते रहते हो, वो अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाता है. आपको पता भी नहीं चलता. नेचुरल प्रोसेस है वो हमारे माइंड का, नेचुरल ह्यूमन बींग्स का प्रोसेस ही यही है कि बार बार करना है एक चीज़. तो वही चीज़ है कि हमें वो साइंस के, अगर हम स्किल को डेवलप कर रहे हैं, बच्चे को करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब इन्होंने मैथ्स में तो ऑप्शन ये भी दे दिया कि बेसिक और एडवांस कर दिया है. ओके. कि मतलब अगर मान लो आप टफ लेवल करना चाहते हो तो आप एडवांस कर लो, ठीक है. अगर आप सिंपल लेवल करना चाहते हो तो आप बेसिक कर लो. ठीक है. तो बच्चों को 2 ऑप्शन मिले हुए हैं. दे कैन गो फॉर बेसिक मैथ्स और दे कैन गो फॉर एडवांस मैथ्स. जिसने 11th में मैथ्स नहीं लेनी, हाँ वो बेसिक ले ले. ठीक है. जिसको 11th में लेनी है वो एडवांस कर ले 10th में. ठीक है. लेकिन साइंस में उन्होंने ऑप्शन नहीं ऑप्शन ही दिया नहीं है. होगा. हाँ. अब आप मानोगे नहीं, साइंस में भी, क्योंकि मैंने बताया ना स्किल है, वो प्रॉब्लम आती है बच्चों को जिसका नहीं डेवलप हुआ 9 सालों में, उसने साइंस में नहीं डेवलप हुआ आपका स्किल, वो 10th में आके फॉल्टर करता है, उसको परेशानी होती है. लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि बेसिक और एडवांस का उसको दे. अब क्या है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो साइंस आपका एक सब्जेक्ट हो गया जो आपको करना है. ठीक है. अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम चैप्टर्स जो भी हैं उनको पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्किल को आप सीख रहे हो तो पहले आपको उसको तोड़ना है कि यार इसके पार्ट्स कितने. आपने उनको तोड़ा, फिर आपने अपनी जो भी तैयारी करनी है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए करनी है. ये नहीं करना कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो. देखो पढ़ के कोई, आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा बोर्ड में, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का, आप फेल हो गए. तो आपको समझ सारा आया हुआ लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा. तो सबसे पहला काम है कि आपको टॉपिक्स में डिवाइड करना है. ठीक है. उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे पिछले सालों के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. ठीक है. अब अपना टॉपिक आप स्टडी करो, उसको समझो, अच्छी तरह से समझो कि क्या है उसके पूरे, जो मैंने आपको बताया वीमेक मेथड लगाओ, विजुअलाइजेशन, निमोनिक्स बिल्ड करो, एनालॉजीज बिल्ड करो उस टॉपिक से रिलेटेड, कीवर्ड्स पकड़ो, उसके एटमोलॉजीज देखो. ठीक है. तो ये सारी चीजें आप करो. ठीक है. वंस यू हैव डेवलप्ड द टॉपिक, देन यू गो टू द क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके. और फिर आप उनको सॉल्व करो. ठीक है. और उनको एक रजिस्टर में आप लिखते जाओ, क्वेश्चन आंसर, सो दैट कि आपका वो एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया. ऐसे हम एक चैप्टर को 4 to 5 टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर लिया. ठीक है. एक टॉपिक के हमने सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि जनरली बोर्ड में वही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद आप दैट इज सारे के सारा बुक ऐसे आपने खत्म कर ली. तो अगर आप ये सिस्टमेटिक स्टडी करके चलोगे ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. क्योंकि जो मैंने इतने साल से देखा कि क्या करते हैं ये बोर्ड वाले पेपर कैसे बनाते हैं कि ना एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं. तो किसी भी, आप अगर एनसीईआरटी की कोई भी एक लाइन है ना, वहां से भी क्वेश्चन बना देते हैं ये. तो अब क्या होता है, जैसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर ना टोटल मिला के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन टोटल मिला के 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक में. ठीक है. तो अगर आप काउंट देखोगे ना, तो कुछ 1000+ क्वेश्चंस का काउंट है पूरा 10th साइंस का. अगर कोई बच्चा वो बैंक कर जाए ना 1000 क्वेश्चंस का, बस उसके बाहर पेपर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब हो गया, क्योंकि उसमें सब एनसीईआरटी कवर्ड हो जाती है, सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाते हैं. तो ये है मेजर चीज कि आपको ना वो 1000+ क्वेश्चंस करने हैं. वो स्किल डेवलप भी करते हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो वो आपको चैलेंज कर रही है कि भाई इसमें ढूंढो क्या है, तो आप दिमाग लगा रहे हो, तो वहाँ से आपका स्किल और ज़्यादा डेवलप होता है. तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप मैंने जो नोटिस करा है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन जो आपका एक्चुअल स्किल बिल्ड होता है ना, वो क्वेश्चन करते वक्त होता है. एग्जैक्टली. आई वॉज इवन कमिंग टू दिस. हमने ना बोला कि साइंस एक स्किल है, मैथ्स एक स्किल है ना. जब आपने मुझे बोला कि आप एक टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो,
इट्स ऑल अबाउट स्किल्स. मतलब मेरे को लगता है पेपर करना आना भी एक स्किल है. ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जैसे आपने तोड़ा कि एक टॉपिक पढ़ो फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाना सीखना, वो चैलेंजिंग स्टेटमेंट होगी. ऐसे ही व्हेन वी राइट अ पेपर, आवर प्रेजेंटेशन स्किल इज अ पर्टिकुलर स्किल. तो हाउ डू यू ब्रेक डाउन इनटू दीज लाइक थिंग्स इनटू स्किल्स? कैसे करते हो आप ये? देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ना बिल्कुल इसको बिल्कुल हम एज अ साइंस को हम एज अ शुरू करते हैं कि बिल्कुल ही एक नया बच्चा है जिसने साइंस नहीं हाँ. पढ़ी और नया स्किल सीख रहा है. जैसे ठीक मैं है. आपको बताऊं, मैं अभी ना रैप सीख रहा हूँ आजकल. ठीक ओके. है, तो मैं रैपिंग सीख रहा हूँ. तो अब मैं जब सीख रहा हूँ ना, तो मैं जब सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था अरे क्या है ये, बोलना ही तो है चार बातें. अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बीट पकड़नी होती है, फिर बीट के ऊपर आपको वर्ड को प्लेस करना होता है, आपका एक फ्लो होता है. तो देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग और व्हेन यू आर डूइंग द रैप. तो वो मुझे इतनी बातें नहीं पता थी. तो जैसे ही आप ना दूर से देख रहे हो ना, तो आपको लगेगा यार ये भी साइंस क्या ही है, चार बातें तो बतानी है. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो पहले तो आपको उसको ऐसे लेना है कि यार ये एक स्किल है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ. ठीक है, आपका लेवल उसमें कुछ भी हो सकता है, बट मुझे परफेक्शन लेवल पे लेकर जाना है इस चीज़ को. ठीक है. अब परफेक्शन पे लेकर जाना तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार मेरा सब्जेक्ट जो है, जो भी मेरे को है, उसमें चैप्टर्स क्या है. ठीक है. तो आपके पास 13 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर को हम एक स्किल मानते हैं. तो 13 स्किल्स को हमने क्या करना है, दैट इज योर अपना परफेक्शन लेकर आनी है. ठीक है. फिर हम गए, चैप्टर्स को बांट दिया. चैप्टर्स बोलो स्किल्स बोलो एक ही बात है, क्योंकि हर चैप्टर में फिजिक्स में आपका अलग माइंड सेट चाहिए, केमिस्ट्री आपको अलग तरीका सोचने का चाहिए, बायो में अलग तरीका चाहिए. और अब क्या है, जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स है. अब ये चारों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है. कि जो आप चैप्टर 1 करोगे ना, उसका टॉपिक चैप्टर 2 में भी पूछा जाएगा, चैप्टर 3 में भी पूछा जाएगा, चैप्टर 4 में भी पूछा जाएगा. तो ये पूरी की पूरी एक स्टोरी हो गई एक तरह से. ठीक है, तो मैं इसको पूरी एक स्टोरी मान लेता हूँ कि कहानी है बहुत बड़ी सी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक. ठीक है. अब इस कहानी को आपने पूरा का पूरा याद रखना है, क्योंकि जब आप फाइनल्स में जाओगे तो वो आपकी रिटेंशन पावर चेक करेगा कि आपका माइंड रिटेन कितना कर पाता है नॉलेज को. पढ़ तो आए, आपकी रिटेंशन पावर स्ट्रांग है कि वीक है, वो पता चल जाएगी उनको वहीं पर कि भाई हमने उनको 4 चैप्टर पढ़कर आया है, अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, वो रिटेंशन पावर आपकी चेक करेगा. दूसरा वो चेक करेगा कि अच्छा ये बच्चा आया तो है, क्या ये कनेक्ट कर पा रहा है. अगर हाँ, कि भाई 4th चैप्टर अगर मैंने दिया तो उसमें क्वेश्चन आया जिसका कोरिलेशन किससे है, सेकंड चैप्टर से, तो क्या ये कनेक्ट कर पा रहा है, क्या इसको स्टोरी पूरी इतनी अच्छी तरह याद है कि हर एक चीज़ इसके माइंड में फिट बैठी हुई है. तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि हमारा ना, हम बचपन से देखेंगे कि आपको पिक्चर दिखाए ना तो आपको याद रहती है कि सारा सीन याद है. बिल्कुल वैसे ही ना आप इसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में करो. कि जो 4 चैप्टर्स हैं बिल्कुल एक कहानी है और एक कहानी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ना. तो फिर आप चैप्टर 1 करोगे. अब चैप्टर 1 को अब हम एक एक करके चैप्टर में चलते हैं. अब चैप्टर 1 में गए, चैप्टर 1 को आप उसमें मुश्किल से 4 टॉपिक्स हैं. ठीक है. अब एक एक टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, उससे रिलेटेड पहले पढ़ लो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो. ठीक है. अब ऐसे करते 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 धीरे 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 आपने दैट इज एक चैप्टर पूरा फिनिश ऑफ कर लिया. क्लियर. फिर आप सेकंड चैप्टर पे गए, सेम चीज टॉपिक्स में बांटा, हर एक टॉपिक को ध्यान से करा. तो जितना हम तोड़ोगे ना, आप हर एक चीज को जितना ब्रेक डाउन करते जाओगे, उतनी चीज आपको समझ आने लग जाएगी. मतलब वो कहते हैं ना कि जब आप उसको ग्रैनुलर लेवल्स पे ले जाओगे ना, बहुत ग्राइंड कर दोगे, बिल्कुल छोटे लेवल्स पे आप पहुंच गए ना, तब आपको कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा समझ आता है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ. ठीक है. तो वो अब हमारा एज अ टीचर काम होता है कि भाई इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से अब हमें ये पता है कि यार अगर मैं चैप्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है चैप्टर 4 में आने वाला है. तो मैं बच्चे को, अब वो बच्चे को नहीं पता है बात, वो तो चैप्टर 1 पढ़ रहा है, उसको थोड़ा ना पता ये चीज़ चैप्टर 4 में भी आएगी कि नहीं आएगी. उसको तो 6 महीने बाद पता चलेगा जब चैप्टर 4 पे. मुझे तो ये बात पता है. तो मैं जब चैप्टर 1 में एक बात पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस बात को बड़े ध्यान से पढ़ाता हूँ. मुझे पता है कि इसका कोरिलेशन अभी वहाँ पर आना है. तो ये हमारा एज अ टीचर काम होता है कि भाई उसको पूरा बताना है कि यार देख तेरे को ना ये भी काम आने वाला है सारी चीज़ें, तो बड़े ध्यान से करें. तो ऐसे करते करते ना अगर आप तोड़ के पढ़ोगे, स्टोरी फॉर्मेट्स में टॉपिक्स को पढ़ोगे, फिर वो धीरे धीरे आपके माइंड में बनने लग जाएंगे.
स्टोरी बिल्ड विजुअलाइज हो जाएगी। हाँ, विजुअलाइज हो वी जाएगी। मेक मेथड। अब वो पूरा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में चल रहा है ना, फिर आपको पता है यार अच्छा इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, और सब कनेक्टेड ही है, कोई ज्यादा वो मतलब नहीं बहुत बड़ा हवा नहीं है वो दिमाग में ना, नहीं है, कुछ वो भी नहीं। जाता है। मतलब पढ़ाई बहुत आसान है अगर आप उसको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में करोगे, ठीक है, विजुअलाइजेशंस पे ज़्यादा फोकस करोगे कि मैं इसको विजुअलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे आप मेरे को बोलोगे कि एक चैप्टर है, इसको एक पेज में समझाओ, मैं समझा दूंगा, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, एक हमारा एक और मेथड होता है, बोलते हैं 1 पेज समरी। हमने चैप्टर पढ़ लिया, समझ आ गया, अब अपने पास एक पेज पे पूरी समरी लिखो चैप्टर की। अब तुम समराइज करोगे तो तुम सारा रिकॉल कर रहे हो, कर लोगे, हाँ। कहानी सोच रहे हो, और उसको तुमने ऐसे लिखना है बिल्कुल एक स्टोरी की फॉर्मेट, करेक्टर्स दे दो, कि कुछ भी दे दो। तो जितना ज़्यादा आप स्टोरी फॉर्मेट्स यूज़ करते हो ना लर्निंग के टाइम पे, उतना आप रिटेन कर पाते हो। अपने करेक्टर अपनी लाइफ से जोड़ दो कि आप हीरो, ठीक है, और केमिस्ट्री मेरी हीरोइन है, नहीं आ रही मुझे, जा रही है मेरे से दूर, तो ऐसे करके पढ़ लो। तो वो जितना आप इन्वॉल्व होगे किसी चीज़ के अंदर, आप जितना उसको एंजॉय करोगे ना, वो उतनी देर तक आपके माइंड में रिटेन रहेगा। और जैसे ही आप उसको पढ़ने के उससे पर्पस से करोगे, वो मज़ा ही नहीं आएगा आपको। तो ये ऐसे स्किल को हमने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। वंस आवर थिंग इज डन, अभी हो गया। क्वेश्चंस पे जब हम आ रहे हैं तो वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब देखो एग्जामिनर जब चेक कर रहा है ना पेपर, तो जो एग्जामिनर के पास ना एक आंसर की होती है, उस आंसर की से मैच कर रहा होता है, उस आंसर की में कीवर्ड्स होते हैं। ओके। तो आपके आंसर में ना वो कीवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। वो और कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। कोई भी कीवर्ड है आपने उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो मेरे पास ना बड़े सारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, मैं आपको एज अ टीचर बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि हम उसको कैसे चेक करें। अब अगर किसी बच्चे ने कीवर्ड मार्क करा हुआ है तो मेरी अटेंशन वहीं जा रही है कि मुझे सिर्फ वहीं देखना है, तो एक तरह से वो मुझे गाइड कर रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ लिया है। एब्सोल्युटली। तो आप वो गाइड कर रहा है मुझे अपने पेपर के थ्रू, अपने राइटिंग स्किल्स के थ्रू, भाई तेरे को यहाँ देखना है। अब मैं वही देखूंगा। कीवर्ड मिला, ओ बढ़िया, यही चाहिए था, हाँ यही ढूंढ रहा था मैं, मिल गया, चलो भाई मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझे तेज चेक करके आगे भी जाना है मुझे, क्योंकि और भी पेपर्स बंडल है ना यार, हाँ पेपर पूरा बंडल है, और उसके पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। आप उसकी जितनी हेल्प करोगे एग्जामिनर की, मैं यही बोलता हूँ कि जैसे बच्चों को, कि आप अगर मान लो किसी 5 स्टार होटल में गए हो, कोई चाय लेकर आया, ठीक है, कोई बंदा आपके पास चाय लेकर आया और चाय में ना कॉकरोच चल रहा है, प्लेट ना टूटी हुई है और वो आपको दे रहा है, तो आप पी लोगे चाय? तो कहते नहीं। मैंने कहा तुम फिर गंदा पेपर क्यों लिख रहे हो? वो एग्जामिनर भी तो बेचारा आया है, ठीक है, थक हार के वो चेक करने आ रहा है, तुम उसको इतनी गंदी सी शीट दे रहे हो जिसके अंदर आंसर कहीं जा रहा है, पेन कहीं मार्क लगे हुए हैं, भाई वो क्या कहेगा यार, मैं क्या नंबर कैसे ही दूं, कहाँ दूं मैं? उसका और फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा कि मेरे को और भी पेपर चेक करने हैं। क्योंकि सिर्फ एग्जामिनर के पास लाइफ में एक काम नहीं है ना तुम्हारा पेपर चेक करना, उसके दुनिया भर के काम है। वो कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, मैं आगे बढ़। तो दैट इज द टास्क, दैट इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड, कि भाई आप पेपर को डिजाइन कैसे कर रहे हो, वो एक आर्ट है पूरा का पूरा। आप उसको आर्ट की तरह नहीं, मैं बच्चों को ही बोलता हूँ पेपर ऐसा लिखो कि उसको फ्रेम करवा सको पूरी जिंदगी भर, कि भाई ये देखो पेपर ऐसा लिखा था मैंने, कि आज भी लोग तारीफ कराते थे। पता समझ पहले ना होता था कि जिसका बढ़िया पेपर होता था ना अलग से निकल के आता था, इतनी चीजें वायरल होती थी। ये तो बिल्कुल। और ये ना बहुत जरूरी है कि आप जो पेपर लिख रहे हो, अब हर बच्चे को करना पड़ेगा। देखो आप जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो फिर आपको अपने स्किल्स पे इस पे भी काम करना पड़ेगा कि मैं मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे है। और ये एक्चुअली में जो आप यहाँ पर मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आगे आने वाली लाइफ में काम आएंगी। देखो सबने वीडियो बनानी है एक टाइम पे आके, ठीक है, एवरीवन इज मेकिंग द वीडियो, है ना, सब बनाएंगे, वो है ही, वो आप भाग नहीं सकते। कैसे ना कैसे तो बनाओगे, शादी में बनाओगे, किसी की रील बनाओगे, कुछ तुमने वीडियो तो बनानी। अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे हैं तो वो तुम्हारे वीडियो में भी दिखाई देंगे। वो व्यूज में कन्वर्ट होंगे किसी दिन जाकर लाइफ में, कि हाँ ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाया था, नंबर मिले थे, अटेंशन ग्रैब करना मैं सीख गया। अब वो मैं वीडियो में भी अटेंशन ग्रैब करना क्या करूंगा, सीख जाऊंगा। एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अटेंशन एंड रिटेंशन। ये हुक्स तो बाद में आए हैं। ये बाद में तो हम कॉपियों में करते आ रहे थे कि भाई हमने अपनी कॉपी इतनी अच्छी बनाई, मैडम तारीफ करके गई। तो वो जो कॉपी आप बना रहे हो ना, वो आपका काम है यार, वो तुम्हारा टास्क है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, वो तुम्हारी चाय है जो अच्छी होनी चाहिए, जो लगे कि 5 स्टार कॉपी आई है मेरे पास। तुम दे रहे हो 1 स्टार, आधा स्टार है,
वो वाली गंदी सी कॉपियां देकर जा रहे हो और बेचारे से एक्सपेक्ट कर रहे हो नंबर दे देगा। तो वो तो आपकी गलती है ना। तो वो अब वो स्किल्स बच्चे को करने ही पड़ेंगे। कीवर्ड्स मेजर होते हैं, उनको अंडरलाइन करो हर एक पेपर में। आपका जो भी आंसर है उसको थोड़ा सा मार्किंग दे दो, पेंसिल से ही कर सकते हैं क्योंकि और कोई पेन अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास पेंसिल है और पेन है, बहुत है ये दोनों चीज़ें, और आप बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन कर सकते हो। तो वो डिज़ाइन ऑफ द पेपर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बच्चे यहाँ डिज़ाइन करेंगे, आने वाली लाइफ में आपने कुछ भी करना है तो आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स दिखाओ ना उसको आज यहाँ पर कि ये देखो ये मेरा डिजाइन। आपको पता है बचपन से ना, मतलब फॉर अ फैक्ट, हम जब क्लास फर्स्ट सेकंड में या नर्सरी में भी थे ना, हमारे टीचर हमें एक एक्स्ट्रा स्टार या सॉफ्टी बना के देती थी ना, वो वहां से डेवलप होने वाली चीजें हैं कि यार बिल्कुल याद रखो। अब देखो जिसने नहीं करा, जैसे मैं नहीं करता था, मेरे 10th में जब मेरे को बताया भी नहीं किसी ने डिजाइनिंग स्किल ऐसा कुछ करना है, वो तो क्या है कि आप इन्वॉल्व होने लग गए चैप्टर में। तो फिर आपको अब तो मैं जब देखता हूँ ना भाई वो साफ दिख रहा होता है यार, डिफरेंस होता है जब हमारे पास एक अच्छी कॉपी आती है। वी आर वेरी हैप्पी, वाओ किसी ने अपना मन लगा के काम करा है। तो मन लगा के कोई काम कर रहे हो तो दूसरा भी मन लगाएगा कि हाँ भाई काम अच्छा है। तो अब वो आप इतनी गंदी कॉपी दोगे, आंसर इधर जा रहा है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर हमारी राइटिंग गंदी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी राइटिंग से जो आपका वे ऑफ राइटिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई जैसे मर्जी हो, राइटिंग इन द सेंस कि वर्ड्स बनाने हाँ, वो ऐसे मतलब मिक्स हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट है इज कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। आप उसमें गैपिंग दे दो, स्पेसिंग ज्यादा दे दो। अगर आपकी राइटिंग ज्यादा गंदी है आप स्पेसिंग दे दो, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। वो चीजें तो आपको पूछनी पड़ेंगी ना। आप अपने टीचर से पूछो, अगर किसी को नहीं है तो मुझे भेज दो, मैं बता दूंगा कि भाई इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको वो डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा कि आप फिजिक्स को कैसे लिख रहे हो। जैसे फॉर्मूला लिख रहे हो तो फॉर्मूला में उसको जैसे एक न्यूमेरिकल करने का हमारा एक पूरा एक तरीका होता है। हम ऐसे नहीं करते कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ा और आप करने लग गए, नहीं, देयर इज अ कंप्लीट मेथड टू इट। कि फर्स्ट यू विल न्यूमेरिकल आपने पढ़ा, सबसे पहले गिवन लिखो कि क्या क्या है, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखो कि मेरे को निकालना क्या है इसमें, फिर फार्मूला यूज लिखो कि फार्मूला कौन सा लगाने वाला हूँ, फिर आप फाइनली सोल्यूशन दो। और जो सोल्यूशन है उसको भी आपने अंडरलाइन या बॉक्स बनाकर आना है, सो दैट कि टीचर को पता हो यार ये इसका फ्लो है पूरा। आप फ्लो की बात कर रहे थे, ये इसमें भी फ्लो होता है कि मैंने यहाँ से देखा, टीचर वो जो एग्जामिनर है वो देख रहा है, वो मुझे गिवन मिल गया, हाँ ठीक है, ये बच्चे ने पकड़ लिया कि ये दिया हुआ है, अच्छा ये निकालना है, ठीक है, अच्छा ये वाला फार्मूला यूज करने वाला है, उसने देखा हाँ फार्मूला सही यूज करा है, ठीक है, आंसर भी सही निकला है, उसने मार्क्स दिए, वो चला गया। उसका काम के भी नंबर होते हैं, एब्सोल्युटली स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जैसे अगर मान लो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। अब ना सीबीएसई ने थोड़ा ना चेंज कर दिया, उन्होंने बच्चों के लिए ना चीजें आसान करी हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो ना पार्ट्स में दे देते हैं। अब कोई 5 मार्क का क्वेश्चन 5 मार्कर नहीं होता, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के। तो बच्चे के लिए ईजी होता है कि अब आपको ना ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं लिखना, आपको पार्ट्स में लिखना है। तो हर एक पार्ट का नंबर है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन पढ़कर ये पहचानना कितने पार्ट्स है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपके 3 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, और हर एक पार्ट का 1 मार्क, किसी का दैट इज योर 2 मार्क्स, कोई जो होते हैं हाफ मार्क का भी पार्ट होता है। तो दिस इज योर जॉब टू डू दैट, टू अंडरस्टैंड कि भाई कितने पार्ट्स का है और मेरे को कितना लिखना है। अब आप 1 नंबर के क्वेश्चन में, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है, आप पूरी कहानी लिख दोगे, कोई फायदा ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मिलना तो आधा ही नंबर है, उसका आधा, और उसको बस कीवर्ड चाहिए, वो मांग ही वो रहा है। तो इसलिए जो साइंस का पेपर स्पेशली है वो कीवर्ड बेस्ड हो गया है बहुत ज्यादा, कि आप कीवर्ड्स कितनी अच्छी तरह से प्लेस कर रहे हो, उनको हाईलाइट कैसे कर रहे हो, कि व्हेन द एग्जामिनर इज चेकिंग दैट, कि उसको पता है यार ये बच्चा स्मार्ट आया है, उसे पता है क्वेश्चन में क्या देना है, और वो दे रहा है, और टू द पॉइंट बात कर रहा है, इधर उधर की बकवास नहीं कर रहा, जो मांगा है उतना ही दे रहा है। तो अगर ये चीज़, अब ये चीज़ें कैसे आती हैं, ये जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है, ये ऐसा नहीं है। अब मैंने कहा ना स्किल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द डे। आप जितना प्रैक्टिस करो, यस। तो एक अच्छा कोट भी था, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। तो अगर आपको कुछ भी लर्न करना है तो यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, एंड वो हो जाता है। तो कोई भी, इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी बच्चा है जो स्ट्रगलिंग भी है, तो एक ही तरीका है, रिपीट करते जाओ, इसको एज अ स्किल की तरह देखो।
इसके साथ मतलब आपको स्टोरी बना लो, हाँ कुछ स्टोरी कर बना लो लो, आप, हाँ। जो आप जितना इंगेज रख सकते हो अपने आप को वो करो, और आप बैठोगे तो हो जाता है यार, जाता ऐसा है। कुछ भी नहीं है, सबने करा है, हमने भी नहीं करा क्या। तो सबका हो जाता है, बस इट इज़ ऑल अबाउट यू हैव टू, मतलब आपको डेडिकेट रहना है। और हम स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं बच्चों की, इतने साल बैठ कर आए हैं उनके साथ, उनको देख कर आ रहे हैं कि वो कैसे काम कर। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं ना बहुत एवरेज चाइल्ड रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं मिलता हूँ ना उन बच्चों से जो टॉपर्स होते हैं, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, यार ये कितने दिमाग वाले लोग हैं। मतलब मेरे को खुद बुरा सा लग जाता है, ये मतलब मेरे स्टूडेंट मेरे से भी इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उनको देख के हैरान हो जाता हूँ। तो कभी मुझे भी लगता है यार ये मेरे से पढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट है, वो क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाओगे वो उस टाइम समझ जाते हैं, 1 सेकंड में उन्होंने टॉपिक को ले लिया। अब कुछ बच्चे हैं जिनका स्किल नहीं डेवलप है, वो धीरे धीरे लगे हुए हैं, क्योंकि देखो ना ये 10 साल की कहानी है पूरी। आप साइंस कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने 10th में आके पढ़ी है, आप 9th में पढ़ रहे थे, आप 8th में पढ़ रहे थे। अब किसी किसी का क्या है 6-7 से ही उसका जो है ना थोड़ा इंटरेस्ट बन गया है, उसने थोड़ा डेवलप कर लिया, उसके जो है बेसिक्स बहुत अच्छे हुए हैं, तो वो 10th में आते आते वो चीज़ें समझ जाता है। अब जो बच्चा नहीं कर पाया उसके लिए बिल्कुल ही एक नया कि प्रेशर बिल्ड हो गया, क्योंकि परफॉर्म तो करना ही करना है सबको। तो ये चीज़ होती है, बट स्टिल दे कैन डू इट। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हो आप। 1 साल में भी अगर 6 महीने, मैं तो कह रहा हूँ 2 महीने भी अगर आप दिमाग से मेहनत करोगे, जो स्ट्रैटेजीज बताई, आपके मार्क्स आ जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक वी नीड, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है नहीं, इट्स जस्ट लाइक वी नीड समबडी टू गाइड अस। जैसे आप बोल रहे हो ना कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके पास, बट दे डोंट नो हाउ टू कंप्रेस ऑल द इंफॉर्मेशन। वो है कि वही बात है कि आप जैसे कोई टैलेंटेड है, लेकिन उस टैलेंट को भी तो आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा ना कि ऐसे चलना है। उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो वो स्क्वांडर कर देगा, टाइम को वेस्ट कर देगा, उसको पता ही नहीं कि क्या राइट स्ट्रैटेजी है। वो पहले राइट स्ट्रैटेजी ढूंढने में 6 महीने लगा दे, 7 महीने लगा दे, नहीं समझ आएगा। समझ जो इतने साल का एक्सपीरियंस आप लेके आ रहे हो ना टेबल पे, वो बच्चा नहीं फिगर आउट कर पाएगा। दैट इज हेल्प। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल, मैं रैप सीख रहा हूँ। अब मेरे को रैप, जो मेरे टीचर है, ठीक है, अब मैं सीख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे पास टाइम है कि मैं उसके बारे में पढूं, या मैं उसके बारे में वीडियोस देखूं। मेरे को भाई जो मेरा टीचर करा देगा मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना लाइफ में टाइम नहीं है। और वैसे ही एक स्टूडेंट की लाइफ भी ऐसी है, उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं बेचारे के पास। आप उससे एक्सपेक्ट करो एक एक लाइन पढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो जाकर ये वाले टीचर से बात करेगा, इस वीडियो को देखेगा, वो भाई पागल हो जाएगा। इतना तो टाइम ही निकल जाएगा, उसको फिर मस्ती भी करनी है। वो 10th में ये ऐसा भी नहीं है कि उसको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है जिंदगी में। जैसे हमारा तो है कि हम अब अगर हम ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए कर रहे हो, तो आपको पता है कि यार मुझे भाई नहीं करा तो मेरा कल रेंट नहीं जा रहा, या मेरी EMI हो जाएगी, मेरे पर बहुत प्रेशर है, तो मैं नहीं अपना वेस्ट कर सकता मस्ती वस्ती में। उसको नहीं है, उसको पता है मम्मी ने खाना आ जाना, जो मांगूंगा मिल जाना है। पॉइंट है कि अब मैं क्यों करूं, वो इम्पोर्टेंट है। वो एज अ टीचर हमारा काम है, बेटा देखो ये जा रहा है CV में, तुमने हम यही बोलते हैं 9 साल जो तुमने अपनी जिंदगी में जो भी करा हो, कुछ भी करा, उसका कोई रिजल्ट नहीं लग रहा। 10th में आके थोड़ा सा काम कर लो। अब देखो टाइम भी नहीं बचा हुआ, 2-2.5-3 महीने हैं। अब भी बच्चा अगर सीरियस नहीं है तो फिर उसको ये नहीं पता कि भाई ये CV में जाएगा, पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सवाल आने वाले हैं। हाँ, उस पर आएगा, वो तुम्हारे कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी मिलेगा जो पूछेगा, हाँ भाई ये बता तो क्या हुआ था 10th में तेरा, क्योंकि वो और कैसे जज करेगा। आप सामने वाले को जज कैसे करोगे? एक 12th क्लास का बच्चा आया है, उसको जज कैसे करोगे? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। मैं उसको उसकी परफॉर्मेंसेस को जज कैसे करूँगी? मैं उसके बारे में कैसे जानूं? तो मैं क्या पूछूंगा 10th में क्या हुआ था बताओ? और सबसे पूछा गया यार। मैं तो खुद हैरान था जब मैं इंटरव्यू में गया। मैंने आर्मी का भी इंटरव्यू दिया है, तो CDS ये दैट इज योर SSB का। तो उसमें भी जाके उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था, 10th के मार्क्स बताओ और 12th के बताओ। और ये अब बताओ, आप ऐसे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं वो एक्चुअली में वो टेस्ट कर रहे होते हैं। अरे IAS के एग्जाम्स में इतने सारे इंटरव्यूज पढ़े हैं, IAS के आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, कॉर्पोरेट में कहाँ नहीं पूछते। ट्रू। वो आपका सब कुछ चेक कर रहे होते हैं कि हाँ भाई बताओ। वो फिर आपसे कन्विंस अगर हो जाएंगे तो फिर अगर आपका स्किल अच्छा है, ऑब्वियसली दे विल नॉट आस्क यू कि भाई आप आ रहे हो।
लेकिन स्टिल दे वांट टू नो कि हाँ यार, और यही मेरा बस बच्चों के लिए है कि यार तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने पूरा मेथड आपके लिए पूरा तोड़ के दे डेवलप रखा करा है। है कि भाई आप इसको फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस ये है कि आपको अच्छी तरह से करना है और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये पेपर राइटिंग का है। इसमें आपका एमसीक्यूज नहीं आ रहे, मतलब एमसीक्यूज वो जो है 20 नंबर के आ रहे हैं, वो बट तो स्टिल हाँ 60 मार्क्स आपको राइटिंग से राइटिंग ही के लाने मिले हैं। हैं। अब वो राइटिंग अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख लिख कर नहीं देखोगे, वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो रिजल्ट। और लिख लिख कर देखना इम्पोर्टेंट चीज़ है। And just to add, because you said numerical लिखने का एक तरीका होता है ना, Yes. I've also I don't know, I've seen a reel of yours where you also tell how to actually present the diagram, हाँ, है ना? तो absolutely. वो क्या है? I also want to know that और hack. जब आप देखो डायग्राम में ना, बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि मेरे ड्राइंग स्किल्स पे मार्क्स दिए जा रहे हैं। नहीं, आपके ड्राइंग स्किल्स अगर एवरेज भी हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। मेन है मार्किंग के मार्क्स होते हैं। अब मार्किंग कैसे कर रहे हो? अब आपने जब एक डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करा है ना, तो जो मार्किंग होनी चाहिए ना, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। ओके। रीजन, डू नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो, तो जो एग्जामिनर देख रहा है वो लेफ्ट में डायग्राम देखेगा और राइट में पढ़ेगा। तो उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलना है हमने कि भाई उसके लिए देखो, हम सारा पेपर बना रहे हैं एग्जामिनर के लिए, उसके लिए आसान कैसे हो सकती हैं चीज़ें। तो आपको उसके लिए बहुत इजी, वो आपका यूज़र है एक तरह के से। मतलब आप सपोज करो आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, तो मोबाइल ऐप में आप हमेशा किसके बारे में सोचोगे? यूज़र कि वो क्या क्या करने वाला है। आप भी जैसे अगर एक वीडियो बना रहे हो, तो आप हमेशा ये सोचोगे ना, मेरा जो व्यूअर है वो कैसे देखने वाला है, मेरा एंड व्यूअर को कैसे दिखना चाहिए। आप हर चीज़ को उस हिसाब से वो करोगे। आपने एक सेटअप बनाया कि जब हम आए तो आपने माइक को ऐसे लगवाया, तो यू नो कि भाई फेस पे नहीं आना चाहिए। वाई? क्योंकि आप अपने हमेशा माइंड में किसको रख रहे हो? व्यूअर को। उसके लिए सारी मेहनत कर रहे हो इतनी सारी, है ना, कि उसको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सको। सिमिलरली एक स्टूडेंट का जो व्यूअर है या यूजर है वो एग्जामिनर है, उसके लिए पेपर, और किसी ने नहीं पढ़ना उसका पेपर, ठीक है, वो खुद भी नहीं पढ़ेगा। Exactly. लेकिन एग्जामिनर को तो उसकी एक एक चीज को देखना है। अब वो डायग्राम अगर यहाँ बनाएगा तो उसके लिए आसान है कि उसने पहले विजुअलाइज कर लिया और फिर उसने उसका नाम बता दिया, तो उसके लिए इजी हो गया। अगर आप उल्टा करते हो कि पहले नाम लिखते हो और फिर डायग्राम, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें कि विजुअलाइज नहीं हो रहा, पहले नाम आ रहा है। और गेम है सारी किसकी? विजुअलाइजेशन की। आप सामने वाले के माइंड में पिक्चर कितनी अच्छी बनाकर आ रहे हो, उसके माइंड में पिक्चर बन रही है, उसको बात समझ आ रही है। नहीं, पिक्चर्स अगर पहले दिख जाए ना कि हाँ, क्या है, वो ज्यादा तो हम है ही, ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाते हैं। विजुअल बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, हम सब कुछ पिक्चर बनाकर ही सोचते हैं। तो इसलिए वो पूरा साइंटिफिक तरीका है कि आप पहले डायग्राम को बनाओ, फिर उसके बाद आप वर्ड्स लिखो, सो दैट कि वो विजुअलाइज भी करे और साथ में उनका नाम पढ़ता जाए। और ऐसे, और वो आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है कि एक ही लाइन में आए, जैसे जैसे पॉइंटर्स फॉर्म में आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट कि वो सारे के सारे पॉइंटर्स फॉर्म में आ जाएं और उसको बिल्कुल एक परफेक्ट चीज दिख जाए, उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर वो मेहनत कर रहा है तुम्हारे पेपर में तो नंबर गए, आधा नंबर तो गया। कि भाई मेरे से मेहनत क्यों करवाई तूने। आपको एज अ उसके लिए सब कुछ डिजाइन करना है। अब वैसे मैं आपको एक बताऊं, केमिकल रिएक्शंस लिखने का भी एक बहुत एक तरीका है। आप जब किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हो तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंट्स की जो स्टेट्स हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इफ यू रिमेंबर देम तो फिर तो लिख दो। अगर आपको याद नहीं है तो रिस्क मत लो, क्योंकि गलत लिख दोगे तो वो एक इंप्रेशन देगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको ब्रैकेट्स में लिख दो। उसके बाद आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता, फिर आपको हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर आप किसी रिएक्शन को, बैलेंसिंग मतलब होता है कि लेफ्ट साइड पे आप यू नो दिस, तो उसको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करके आते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है, क्योंकि एक रिएक्शन अनबैलेंस्ड आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको बैलेंस करनी है। फिर उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक रिएक्टेंट के नीचे उसका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका भी क्या नाम। तो ये एक पूरा मेथड है रिएक्शंस लिखने का। हम एरो के ऊपर भी लिखते थे कि क्या हुआ। एब्सोल्युटली, वो तो लिखना ही लिखना है, वो सारी चीजें। और साथ में आपको स्टेट्स, बैलेंसिंग, एज वेल एज कि भाई रिएक्टेंट्स के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम, ये परफेक्ट वेज हैं कि NH3 अगर चाहिए तो 3 आगे लगाना, फिर उधर बैलेंस करना। एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद, ये जैसे रिएक्शंस का हो गया, डायग्राम्स का हो गया, न्यूमेरिकल्स का हो गया, अब ये चीजें ना आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। अब ये आप ऐसे नहीं सीख सकते कि जब आपने पेपर किसी को दिलवाए होंगे ना बड़े सारे, तब आपको पता चलेंगे और भाई यहाँ मार्क्स काट लेते हैं। तो
क्योंकि मेरे पास जैसे आंसर कीज, जैसे मैं ना बोर्ड की, जैसे कोई मेरा स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम आई तो हम आंसर की निकलवाते हैं उसकी, ओके, हम देखते हैं कि कि कहाँ अच्छा नंबर कटे। कहाँ कटे, तो हमें पता चलने लग गया कि अच्छा यहाँ काटे हैं नंबर, अच्छा यहाँ नंबर काट लिया। छोटी छोटी ये चीजें हिसाब से होती मैं है, बैलेंसिंग का आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने पेपर देखकर ही सीखा है रियलाइज किया कि है। भाई उसने नहीं करा था, उसका हाफ मार्क्स काट दिया, कोई सेंस ही नहीं थी। नहीं मतलब अगर आपको नहीं आती चीजें तो चाहे मत लिखो, वो ज्यादा बेटर रहता है, पर अगर आप Absolutely. गलत लिख देते हो तो गलत लिख दोगे तो वो काट लेंगे। और वो बहुत, और मैं तो ये था कि वो बहुत स्पेसिफिकली चेक कर रहे होते हैं, वो आंसर की से मैच कर रहे होते हैं हर एक चीज को, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द वे यू आर राइटिंग। दे डोंट नो कौन सी कॉपी निकल जाएगी। एब्सोल्युटली, वो यार बेचारे भी देखो, आप एग्जामिनर आपको नहीं जानता, हाँ, उसको उसके कोई लिए दुश्मनी नहीं है आपकी आपसे। बस एक कॉपी ही आप हो। हाँ, अब वो कॉपी को देख रहा है, वो कॉपी अगर मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है तो सही है, तो मैं दे रहा हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं है तो मैं नहीं दे रहा। अब इसमें बच्चा, मैं वही बच्चे को कह रहा हूँ ना, बच्चा कह रहा है मैं कॉन्सेप्ट को समझ गया हूँ। भाई कॉन्सेप्ट समझना एक पॉइंट है, उसको लिखना एक अलग दूसरा, सेकंड, एक अलग स्किल है। उसको आप समझ तो गए हो, लेकिन आप उस बात को बता ही नहीं पा रहे सामने वाले को, और वो भी उस तरीके से जैसे वो चाहता है। उसको एक तरीके से ही जानना है। हाँ। वो नहीं चाहता कि आप इधर घुमाओ या उधर करो। तो वो हमारा काम होता है कि बच्चे को बातें बताना, बेटा ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मेन की, कि आप उसको कर रहे हो, उसको बार बार आप अच्छी तरह से लिख कर देख रहे हो, तो यू नो कि भाई वो मेरा कोरिलेट करेगा मेरे मार्क्स में। तो वो अगर मैं इसलिए कहा ना कि आपको टॉपिक में से आपने क्वेश्चन काटे, 5-6 क्वेश्चन बने हो तो छोटे छोटे से हैं, आप उनको अच्छी तरह से लिख लोगे, वही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो यू नो कि कैसे लिखना है, ऐसे ही लिख के आना। ये चीज़ें सब एक्सपीरियंस से ही हैं कि भाई आप जब बहुत टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हो ना, साथ बैठते हैं हम तो, जैसे मतलब फिजिकल कोचिंग में तो हम बिल्कुल साथ बैठे हैं बच्चे के, उसके साथ देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है तू, कैसे कर रहा है, आंसर राइटिंग तेरा सही है कि नहीं है। दैट इज द मेन की। नाउ कमिंग टू अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, अगर मैं सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखूं या परसेंटेज देखूं तो वहाँ पे लिटरली ये बोला गया है कि 2% ही लोग हैं जो अबव 90% स्कोर करते हैं, 95% स्पेसिफिकली। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द रेशो जो लास्ट ईयर का रहा और इस साल का रहा, देयर इज अ डिफरेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव फेल्ड आर मोर देन, तो हाउ आर वी कोपिंग अप विद दिस? See, this is a big problem कि देखो, एक चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे जेई है, उसमें कोई अगर फेल हो रहा है, फेल क्या मतलब उसमें सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है कि सिलेक्ट करना है, इतनों को लेंगे या इतनों को नहीं लेंगे, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम। लेकिन बोर्ड तो नहीं है ना, बोर्ड में तो हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि एवरीवन गेट पास, सबको पासिंग मार्क्स मिलने चाहिए, 100% हमारा रिजल्ट होना चाहिए। दैट इज द मेन की कि भाई हमने बोर्ड लिया ही इसलिए कि 100 के 100 बच्चा जो आया था सारा का सारा, क्योंकि अगर आपका 10th में पास नहीं हो रहा तो फिर वो आपका ड्रॉप रेट बढ़ेगा, वो 11th-12th में जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा पढ़ाई। फिर आपका जो मेन पर्पस था एजुकेशन का कि भाई हमने उसको रखना है, सिस्टम में बना कर रखना है, उसको आगे लेकर जाना है, वो वहां से ड्रॉप कर जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि देखो सीबीएसई अपनी तरफ से चीजें करता है कि भाई उसने इस बार 2 चॉइसेस दे दी, ठीक है, कि भाई जैसे मैं पहले था ना, जैसे आप होगे ना, आपको लगेगा कि 2 चॉइसेस क्यों दे रही है ना, क्योंकि अब वो डेटा ऐसा है कि उनको भी दिख रहा है कि 1,41,000 बच्चा फेल हुआ है, तो वी नीड टू गिव देम द चांस कि भाई तुम चांस लो, दोबारा दो, पास हो जाओ। ठीक है, वो कंपार्टमेंट के पेपर पे भी दे रहे हैं कि चलो अगर मान लो कोई बच्चे का कंपार्टमेंट आ रही है तो कंपार्टमेंट का पेपर दो, पास हो जाओ। ठीक है, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं कि कंपार्टमेंट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, आप सेकेंड चांस ले लो, लेकिन आप पास हो जाओ, सो दैट कि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि कंपार्टमेंट में गए, फिर अगर फिर भी फेल हुए फिर कंपार्टमेंट, तो वो चांसेस तो दे ही जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कि भाई आप पास हो जाओ। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उन्होंने वो चाहते हैं आपको पास करना। देखो सबसे बड़ी बात है कि हर एक ना पेपर का डिज़ाइन होता है, एक पेपर आपको फेल करना चाहता है और एक पेपर आपको पास करना चाहता है। तो ये पास करना चाहते हैं, इनका पूरा मन लगा हुआ है कि करवा दे भाई, अब नहीं रखना हमने, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको फेल करें हम, वो चाहते हैं पास हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए पासिंग परसेंट इतना हाई जा रहा है। अगर उनका मूड में आ गया ना फेल करना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड ड्रॉप करेगा क्योंकि उनको पता है कि भाई नहीं होने वाला हाथ है लोगों से। नहीं, आई टेल यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आप बोल रहे हो ना कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू हो गए हैं, 60% मार्क्स, फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो पेपर को कट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उनको पता है कि यार लोग नहीं कर पा रहे इन चीजों को भी ना, मुश्किल है, अगर आसान होता तो इतने चेंजेस करने की क्या ही जरूरत थी। Exactly. उनको अब ये डेटा आपके सामने आया तो आपको भी लग रहा है यार और चेंजेस करो,
सबको पास करवाओ। तो वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। अब एज अ स्टूडेंट का काम ये है कि यार तुम पहले तो अपने माइंड में क्लियर रखो कि अगर मैं नहीं कर पा रहा, कोई देखो नहीं मेरे से स्किल डेवलप हो रहा, उसमें ये कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको 95% स्कोर करो। मैं मेरा ये कहना है अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं डेवलप हो रहा स्किल किसी भी सब्जेक्ट का, कोई बात नहीं, आप कम से कम पासिंग के लिए तो पढ़ो कि 30+ 40+ मार्क्स मेरे कैसे आ सकते हैं, 30 सीरीज अबव, यस, कि आउट ऑफ 80 मेरे 30+ कैसे आ जाएंगे, मैं कम से कम पास हो गया। और इसलिए देखो इंटरनल असेसमेंट भी लॉन्च करी उन्होंने, तो वो पूरा ट्राई कर रहे हैं, उन्हें डेटा तो बहुत टाइम से पता है, वो बार बार सिलेबस कट डाउन करते रहते हैं क्योंकि दे नो कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को। नहीं, एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब वही मैंने आपको ना चॉइसेस और दो, नहीं हो रहा कोई सब्जेक्ट छोड़ दो यार, तुम कोई और ले लो, बट स्टिल वो हमारा वो मैं करूँ, हम नहीं कर सकते क्योंकि एज अ हम तो एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कर भी रहे हैं अपनी तरफ से। अब देखो ऐसा नहीं कर सकते पूरा ही ब्लेम कर दे उन पे कि कुछ नहीं कर रहे, नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हाँ, लेकिन वो उनके भी वो थोड़ा स्लो चेंजेस हैं, जो थोड़े डायनेमिक चेंजेस चाहिए वो नहीं कर रहे, लेकिन स्लो है चेंजेस। आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम यू, क्योंकि ना आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव होंगे, एज अ टीचर का भी पर्सपेक्टिव होगा, स्टूडेंट का भी पर्सपेक्टिव होगा कि गैप्स क्या क्या है, मिस्टेक्स क्या क्या है, बहुत सारे कॉमन मिथ्स भी हैं जो बस अपने दिमाग में ना लेके चल रहे हैं कि यार मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं हुए ना तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा। देखो जैसे मैं मिथ बस्ट करना चाहता हूँ, सबके माइंड में होता है 90% ना सबके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डेटा, ऑफिशियल डेटा बोल रहा है कि सिर्फ 8.5% बच्चा ही 90% या उससे ज़्यादा स्कोर, तो मतलब अगर 8.5% स्कोर कर रहा है तो 91% के अराउंड पे बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यार तुम ये तो मिथ ही हुआ ना कि 90% तो सबके आ जाते हैं, सबके नहीं आ रहे भाई, 91% बच्चों का नहीं आ रहा है। तो आप ये भी तो देखो, अगर मैं तो कह रहा हूँ सबके आने चाहिए। पेपर ऐसा है जिसमें आपको वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये, एक नॉर्मल एग्जाम है जिसमें वो चाहते हैं भाई तुम करो जितने मर्जी स्कोर, हम तो खुले मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, तुम गलत लिख रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे को मार्क्स तो तभी देंगे ना जब तुम सही लिख रहे हो। तो ये चीज़ आप देखो ना कि सबके आने चाहिए इस पेपर में, तो लेकिन 91% बच्चों के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं मेथड फॉलो नहीं कर रहे सही, उनको सही गाइडेंस नहीं मिली हुई कि आप वो करो। यही मैंने करके आया कि मैं बच्चों के साथ बैठा, मैंने उनके साथ मेथड ढूंढा। फर्स्ट जब मैंने पहले साल करा तो नई रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे भी मेथड क्लियर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझे मेथड क्लियर होने लग गया, अच्छा ये तरीका है, इससे करता है ना बच्चा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भाई लगातार रिजल्ट आने लग गए। तो मैंने कहा तो भाई इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि फॉलो करके देखो, क्योंकि मेरे बड़े सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आया है, स्पाइक देखा है मैंने अपने रिजल्ट्स में, तो वो तुम्हारे को भी मिल सकता है। तो मैंने इसलिए टेक्निक, मैंने कहा बच्चों को बतानी चाहिए, बहुत जरूरी है कि भाई आप फॉलो तो करो, क्या पता आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आ जाएगी, क्योंकि बड़े सारे बच्चों के आए हैं। नहीं, क्वांटम लीप भी तो है ना, बच्चा अगर 40-50 के आसपास स्कोर कर रहा है, ज्यादा नहीं 90% नहीं क्रॉस कर पा रहा, तो 80 तक तो पहुंच रहा है, 70 तक तो पहुंच रहा है। ऑल्सो बिकॉज यू केम अप ऑन द सेट्स एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सो ओपनली, वी आर रियली ग्रेटफुल टू नो दैट। बट अब ना 3 महीने मतलब मार्च में पेपर है ऑलमोस्ट, तो मुझे आपसे ये जानना है कि अब एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ शुड दे स्टार्ट कि मतलब बच्चा फेल ना हो, बस बच्चा पास हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो मेरा देखो मेरे ना मेरा मेन टारगेट, मेरा जो लाइफ का एक मेरा गोल बन गया है कि एक ना ये डेटा को चेंज करना है मुझे, कि ये डेटा ऐसे हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 2% से कम बच्चा 95+ स्कोर कर रहा है, ये 20% कैसे हो जाए, ठीक है, और फेलियर रेट 0 कैसे हो जाए। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें तो we can make a difference in life of many children कि भाई, क्योंकि आपके जब आपका स्कोर अच्छा आएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल ना एग्जैक्टली, मतलब बच्चा अगर 10वीं नहीं क्रॉस कर पाता ना, वो मेंटली बहुत कि भाई मैं अब ना वो अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लग जाता है, मैं फिर ये वाला सब्जेक्ट ले लूँ, कम से कम यहाँ होगा ना, तो उसको ये होगा यार मैं ना कोई भी सब्जेक्ट दे दो, जो मर्जी दे दो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी से ही बिल्ड इतना अच्छा हुआ है। तो मेरा मेन टारगेट ही लाइफ का ये है कि भाई इनको ना इसको 2 से 20 कैसे कर दें और ये 0 कैसे हो जाए। अब इसका एक जो मुझे समझ आता है, जैसे अगर एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे को क्या करना चाहिए
जैसे मेरे पास दिसंबर है, जनवरी है, मैं फरवरी के 10 डेज आप काउंट कर लोगे, 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम है, तो एक हफ्ता तो आप छोड़ दो। हाँ. तो टोटल मिला के जो मेरे पास डेज काउंट में है ना, वो 70 डेज है। ओके. तो 70 घंटे 70 दिन, ठीक है। चक दे की फेमस डायलॉग आ गया हमारा कि 70 घंटे है तुम्हारे पास 70 दिन है। अगर तुम्हारे पास 70 दिन है, तो अब आप अपने 70 दिन को कैसे प्लान करोगे ना, कि आप कैसे सिलेबस को मैं उसको क्रैक डाउन करूँ। देखो, अगर मान लो किसी ने, मैं उसकी बात करूँ जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो है, अभी तक कुछ भी नहीं करा, पूरा साल खाली है, स्टिल ही वांट्स टू मतलब पास करना है मार्क्स पेपर में, तो उसके लिए बस एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप अपना सब छोड़ दो, एनसीईआरटी पकड़ लो, ठीक है, वो आपको पास करवा देगी। एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरह से समझ लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ हर एक टॉपिक के, या नोट्स हमसे ले लो, मैं सारे नोट्स ऐसे ही दे देता हूँ बच्चों को कि भाई तुम लो नोट्स, लो उन नोट्स से सारा का सारा चैप्टर को समझ लो, ठीक है। आपने वो समझ लिया, आपका एक महीना का काम यही होना चाहिए कि पहले मुझे 13 के 13 चैप्टर्स को टॉपिक में तोड़ कर हर एक टॉपिक को समझ कर रख लेना है। अपने नोट्स खुद के बनाने हैं, समराइज नोट्स, जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स होंगे, आपने बनाकर रख लिए, एक महीना आप ये करो, ये काम हो गया। अब जो आपका जनवरी का मंथ है, उसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, और वो भी पर्टिकुलर सेट्स। उसमें भी क्या होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में एग्जाम हुआ, तो इसमें 6 सेट आए थे, 6 सेट्स में डिवाइडेड था पेपर, हर एक, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, तो हर एक को डिफरेंट, फिर हर एक सेट जो होता है ना, वो 3 फर्दर और पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो टोटल 18 पेपर्स आए थे 2025 में, ठीक है। ऐसे ही 2024 में आए थे। तो अब आप बताओ, पूरा ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है कि पेपर तो यहीं से आना है, और कहीं से डाल वो जो 1000 क्वेश्चन बैंक थे, हाँ, वो सारे यही हैं। तो उन्होंने दे ही दिए तुम्हारे को कि भाई हम यही डाल सकते हैं, ये 18 सेट बनाए हैं हमने, हाँ। घुमा फिरा के जो भी करूंगा मैं, कहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि एक सेट में आप एक पेपर में 40 क्वेश्चन है, तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 720 हो गया, तो वही क्वेश्चन तो घूम रहे हैं। तो आप अगर 2025 के पेपर्स ही कर जाओगे, वो जनवरी में अगर आप कर जाओगे, You are prepared for the boards. That's it. तो दिसंबर में अपना पढ़ो, और जनवरी में पेपर लगाओ। चलो, I'll ask you this, आपने बोला नोट्स तो आप ऐसे दे देते हो, तो कहाँ अप्लाई करना है? हाँ, आप हमारा वीमेक का इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको नोट्स चाहिए, हमने बहुत सारे नोट्स हम ऐसे ही देते हैं, मतलब फ्रीबीज फॉर्म में, तो आप बड़ी सारी वीडियोस है, उनके नीचे कमेंट कर सकते हो, तो आपको हम सारे नोट्स दे देंगे, रिएक्शंस, फार्मूलाज, that is your MCQs, assertion reasons, जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, you can go to our channel, we make science, and you can get every stuff there. चलो, हमने बड़ा सब कुछ पहले अपलोड कर दिया, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो, I'm crossing fingers कि चीजें चेंज हो, at least start हो, you know, change हो। Yes, absolutely. Now I just want to ask, like, while coming to an end, one quick question will be, ये नहीं किया तो पक्का फेल हो जाओगे, वो क्या चीज है? बेसिकली अगर आप देखो, अगर आप इसको सीरियस नहीं लोगे और इसको इजी पेपर समझोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है और मैं तो कर ही जाऊंगा, तो पक्का फेल हो जाओगे। क्योंकि आपको ना सही में आपको लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। ये पेपर इतना भी लगता ऐसा है कि भाई दूर से कि कोई भी कर लेता है। मैंने कहा ना कि हर स्किल ऐसा लग रहा होता है कि दूर से कि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जाना, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैंने आपको सारा मेथड बताया, जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट भी बताई topperSecret.in, तो अगर आप उस पर जाओगे, हमने सारा मेथड लिखा है कि आपको क्या कैसे करना है, कि क्या स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है। और स्पेशली हमने जितना भी मटेरियल चाहिए उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, वो भी हमने वहाँ पर सारा का सारा दे दिया है कि अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो वो भी उसको अप्लाई करके ले सकते हैं। क्योंकि हम बहुत ही मतलब हम जो भी है ना, बहुत सिलेक्टेड फ्यू बच्चों को ही वो बॉक्सेस दे रहे हैं, जिनमें हमने सीक्रेट बॉक्स उसके अंदर हमने सब डाला हुआ है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर की, मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन से नोट्स करने चाहिए, कौन से सेट ऑफ पेपर्स करने चाहिए, तो वो सब हमने उसमें डाल दिया है। तो जो भी बच्चा उसे ले लेगा, क्योंकि ये टाइम वही वाली चीज़ों का है। हाँ, बिल्कुल एंड आ गया। हाँ, कि अगर आप ये जो स्पेसिफिक चीजें करोगे ना, जो पता है कि भाई यही पेपर यहीं से बनना है, सारा मेजरली इन चीजों से ही बनना है, तो वो फिर आपको वहाँ पर फायदा देगा।
तो उसके लिए मैंने स्पेशली जो हम सीक्रेट बॉक्स दे रहे हैं उसमें हम लिखते हैं कि अगर आप पासिंग करना चाहते हो तो तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, अगर तुम 80% करना चाहते हो तो क्या स्ट्रैटेजी है, 95+ की स्ट्रैटेजी। तो हर एक मार्क्स कैटेगरी के यस हर एक स्टूडेंट के हिसाब से कि उसको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। ओके और वो हम सीक्रेट बॉक्स में लिख कर भेजते हैं कि पर्सनलाइज कैसे, मैंने बताया ना, मैंने आपको शुरुआत में बोला था इट्स ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे पर्सनलाइजेशन कैसे कर सकते हो। तो वो सीक्रेट बॉक्स हम कितना पर्सनलाइज कर सकते हैं बच्चे के लिए कि भाई मुझसे बात करेंगे पहले, ऐसे नहीं कि भाई उसने आया हाँ उसने सर्च किया उसको भेज दिया बस, नहीं, हम पहले उससे बात करेंगे, हमारी पूरी टीम उसके साथ लगेगी, भाई तुम किस स्टेज पे हो, तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल्स कहाँ पहुँचे हैं, तुम्हारे लिए इस टाइम पे ये चीज़ बेटर रहेगी, क्योंकि हम उसका टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि हमें पता है यार क्योंकि हमारी लाइफ का चैलेंज ये है कि हमारे को 2 से 20 करना है और फेलियर रेट 0 करना है। तो मैं किसी बच्चे को भाई अभी वो टाइम है भी नहीं, हाँ, और मैं उसको गलत चीज दे दूं वो बेचारा पूरा टाइम घूम जाए अपनी चीजों में, तो दैट इज। तो पहले हम उससे बात करते हैं भाई तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल किस स्टेज पे पहुंचा है, आप कहाँ हो, अब कौन सी चीज आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं करनी, पहले उससे पूछ लेते हैं भाई तुम्हारे को कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हम उसके हिसाब से ही उसको वो चीज देंगे कि नहीं ये नहीं कि भाई सब डाल के दे दिया उसके अंदर वो बेचारा फिर कंफ्यूज कि भाई करूँ क्या 2 महीने बचे हुए हैं और कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। और बच्चों को ना एक्चुअली में स्ट्रैटेजी चाहिए, तो इसलिए सारा जो हम सीक्रेट बॉक्स जो भी हम देते हैं वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होता है, उस बच्चे के हिसाब से ही बनाया जाता है कि भाई उसको कौन सी बुक्स चाहिए। तो जो भी हमारा पब्लिकेशंस हैं तो मतलब हाँ वो सब चीज़ें, और वो बिल्कुल स्मार्ट, अगर वो बच्चा कहता है मुझे यार आंसर ना आसान कर दो तो हम उसको फिर इजी आंसर्स देंगे। मतलब मान लो एक टॉपर का एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के बड़े सारे आंसर्स हो सकते हैं, अब किसी बच्चे को भाई मुझे इजी लैंग्वेज चाहिए तो हम उसको वो इजी लैंग्वेज का आंसर देंगे, हम उसको नहीं बोलेंगे कि तू भाई डिफिकल्ट लैंग्वेज कर, वो बेचारा कर ही नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सीक्रेट बॉक्स हम ऐसे देते ही नहीं, हम पहले बात करेंगे, जब तक हमें नहीं लग रहा कि यार हम इसकी हेल्प कर सकते हैं तो हम नहीं देने वाले, हम मना कर देंगे कि भाई हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा एज अ टीम कि यार नहीं करना, हमारी चीज से इसका फायदा होने वाला है तो दो, मत नहीं तो मत दो। तो मतलब फ्रीबीज तो अवेलेबल हैं, YouTube वीडियोस सब लेकिन कुछ वो है। सीक्रेट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ स्पेशली वो पर्सनलाइजेशन के लिए है, वो बच्चे को हम देते ही तब है जब हमें लग रहा है अंदर से कि यार हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और इससे उसकी हेल्प होगी। नहीं हो रही, मना कर दो मुंह पे कि नहीं भाई हम दोबारा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, कोई और जगह से आप देख लो, वो ज़्यादा बेटर है कि टाइम नहीं वेस्ट करना किसी बच्चे का, क्योंकि मेन है कि उसको करवाना है, उसको कराना है। चलो लास्ट 2 months रह गए गाइज, एंड आई विल ड्रॉप समक्ष का लिंक, आई विल ड्रॉप टॉप सीक्रेट का लिंक, यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद देम फॉर द सीक्रेट बॉक्स। आई विल ड्रॉप हिज पर्सनल लिंक बिकॉज आई एम श्योर इफ यू टेक्स्ट हिम विद वट एवर स्टेज यू आर एट, ही इज गोइंग टू हेल्प यू इन वट एवर वे ही कैन। सो विल डू दैट। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, दैट इज अ फन थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है। अब क्योंकि रैप सीख रहे हो तो इज इट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू साइंस, बिकॉज लाइक यू ट्राइंग टू मेक साइंस इजी? मैंने अभी साइंस का ही रैप बनाया है। ओह नाइस। तो मैं आपको जैसे एक हमने ना जैसे फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा इंडिया में, हाँ, तो उसका रीज़न ये है कि आप फीमेल को या विमेन जो होती हैं जो बच्चा कर रही है, तो फीमेल फिटिसाइड का भी, और जो फीमेल जो बच्चा करती है उनको भी मार देते हैं या उसको एक बहुत ज़्यादा दैट इज टैबू की तरह लेते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा मतलब गलत तरीके से उनको ट्रीट करते हैं कि भाई तुमने बेटी कैसे कर दी। तो अब उसी को अब साइंस में ही है कि भाई कि वो उनकी वो नहीं है उनकी गलती नहीं है। तो इस पे ना हमने रैप बनाया पूरा, तो कि भाई इसको हमने रैप के फॉर्म में, तो मैं एक बार आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ प्लीज, आई वुड लव टू नो दैट। CBSE का इम्पोर्टेंट सवाल, हु डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड? सोसाइटी का सच है भाई, आओ तुम्हें इसकी साइंस समझाएं। मदर है एक्स, ये फिक्स है भाई, फादर स्पर्म डिसाइड एक्स और वाई, एक्स मतलब गर्ल, वाई मतलब बॉय, दोनों ही ब्लेसिंग, दोनों डिवाइन, देन वाई ब्लेम मदर है कैसे ये फाइन? क्रोमोसोम्स का गेम ये साइंस सिखाए, फादर रिस्पॉन्सिबल गर्ल चाहे बॉय, गर्ल होने पे उनको शर्म क्यों आए, बॉय होते फिर ये खुशियाँ बरसाएं, समाज का सुधार है ये फैक्ट एंड गारंटी, मत करो इग्नोर ये है नॉलेज ह्यूमैनिटी, बेटा या बेटी करो दोनों की इज्जत, ये है इक्वालिटी ये है एपिटमी। यो लिख लो ये आंसर इन योर कॉपी, मेल डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड, साइंस आउट लाउड बोलती।
Wow, damn, this is so nice. I mean, I feel like बहुत सारी चीजें ना साइंस में एक्चुअली हाँ, हैं, वो हैं, इतने जो सारे आंसर्स हैं ना. जितने भी टैबूज है वो साइंस खत्म कर सकती है। एग्जैक्टली, बट हम पढ़ते ही नहीं है, हमें हाँ, उस टाइम पता ही नहीं होता कि ये लाइफ में कहाँ लेके हाँ, तो जाने इसलिए वाला हमने है. ना रैप फॉर्म्स, ये फॉर्म्स कि भाई एंटरटेनमेंट हो गई ना सारी हाँ, इंडस्ट्री. वो आर्ट के नहीं, एंटरटेनमेंट से बेटर ना आर्ट। Art. जब आप एक सब्जेक्ट को आर्ट की तरह लोगे ना तो आप आर्टिस्ट हो। तो आपको मजा आएगा कि मैं एक आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमें ना हमेशा ये सोचना है कि वी आर क्रिएटिंग एन आर्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। तो मैं अगर साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसको कैसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करूँ, उसके साथ चीज़ें जोड़ूँ, तो ये चीज़ है। नहीं, जेन्युइनली यू नो, मेरे को लगता है कि टीचर्स और टीचिंग स्टाइल में तो चेंज आना चाहिए ना. दैट इज समथिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट यू आर हियर टू द सेट्स. जस्ट वन लास्ट थिंग, आई विल यू नो get you the camera. Please talk to them once and you know one piece of advice that you had in your mind कि हाँ आपको जो बात करनी थी उनसे. It is all yours. Yeah, sure. So guys, देखो अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम फॉर अस। और आप सबको एक जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी फॉलो करके चलना चाहिए। आप रैंडम चीज़ें नहीं पढ़ सकते। एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप चलोगे तो आपको आपके मार्क्स में एक डिफरेंस दिखाई देगा। और इसके लिए, स्पेशली इसके लिए, मैंने एक बहुत ही सारी मेथड्स, अपना सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे डाल दी हैं। बस आप एक काम करो, बस उसको जाके देख लो, ठीक है? लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके उस पूरी मेथडोलॉजी को पढ़ो, फॉलो करो और आपके मार्क्स में आपको स्पाइक दिखेगा। दिस इज़ माई गारंटी टू यू। थैंक यू सो मच सो Okay, मच. thank you. मतलब आई फील लाइक कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है गाइस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा वेग हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रक्चर्ड है ना, तो वी नीड मेथडोलॉजी, स्ट्रक्चर. वही चाहिए हमें जो गाइडेंस के लिए चाहिए. गाइस, जस्ट फॉर वंस इट्स अ रिक्वेस्ट, एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो हु फील्स लाइक कि मैम नहीं समझ आ रहा या नहीं हो रहा, go ahead and click on the link, get in touch with him. He is the right person and the best person to guide you further. And that's all about it. Thank you everyone for watching.